नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग कक्षा 12 की जीव विज्ञान का जो लेसन पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 देखेंगे। क्योंकि एक पार्ट में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी लिया था। तो पार्ट 2 के अंतर्गत आइए देखते हैं पहले कि डीएनए को सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पश कोशिकाओं से पृथक किया था एवं इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। अब बात आती है वाटसन तथा क्रिक। एक वैज्ञानिक है वाटसन और क्रिक। इन्होंने 1993 में डीएनए की संरचना का एक 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया। वाटसन क्रिक ने 1993 में क्या किया? 3 डायमेंशनल एक इसकी संरचना या स्ट्रक्चर इसका क्या प्रस्तुत किया। किसकी सहायता से? तो देखिए, 2 वैज्ञानिक और हैं, फ्रैंकलिन और विल्किंसन। इन्होंने क्या किया? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा फोटोग्राफ कुछ प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए? फोटोग्राफ। किसके? डीएनए के आधार पर वाटसन क्रिक ने यह मॉडल प्रस्तुत किया। तो एक्चुअली में जो डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल है, एक इस पर आधारित है, एक्सरे डिफ्रैक्शन के आधार पर जो है मॉडल प्रस्तुत किया गया। तो हम लोगों ने देख रखा है कि डीएनए है क्या? वास्तविक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्योंकि इसके पहले वीडियो में आपने न्यूक्लियोटाइड के बारे में जाना था कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, पार्ट फर्स्ट में। अब क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एक ऐसे बहुत सारे, जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या है? एक प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, अर्थात कह सकते हैं पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब बहुलक ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए है क्या? एक प्रकार से पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही है। अब इसको कैसे इसमें प्रस्तुत किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो पहले हमें एक बार न्यूक्लियोटाइड समझना आवश्यक है कि वास्तविक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो देखिए, हम लोगों ने बात किया था कि ये एक आपके पास क्या है? शुगर का अणु है, अर्थात शर्करा अणु है आपके पास। तो शर्करा अणु आपके पास कैसी थी? 5 कार्बन कंटेनिंग थी, अर्थात पेंटोज शर्करा थी। 1 कार्बन आपके पास, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, ऐसे 5 कार्बन। तो देखिए, शर्करा के प्रथम कार्बन से क्या लगा होता है? नाइट्रोजनस क्षारक लगा होता है। क्या लगा होता है? नाइट्रोजनस क्षारक लगा होता है। तो शर्करा का 1 कार्बन जो फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन जो क्षारक लगा है, इसके बीच जो बनने वाला बंध था, जिसका हम लोगों ने नाम दिया था ग्लाइकोसाइडिक बंड, जो है बॉन्ड। इसी प्रकार से शर्करा का जो 5वां कार्बन है, इससे क्या जुड़ा हुआ है? फास्फेट अणु जुड़ा, जो है फास्फेट मॉलिक्यूल्स अटैच है। किसके? शर्करा के 5वें कार्बन से। इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना था, उस बॉन्ड का नाम क्या था? फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड था। तो देखिए, फास्फेट, शर्करा, नाइट्रोजनस क्षारक, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक क्या बना? न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत से न्यूक्लियोटाइड जब आपस में अटैच होते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? डीएनए मॉलिक्यूल्स की रचना बन करके आपके पास आएगी। तो देखिए, यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं कि जो डीएनए के 2 रज्जुक हैं। डीएनए क्या होता है? 2 रज्जुकों से इस प्रकार की आपने रचना ऐसे देख रखी है। तो क्या है? डीएनए 2 रज्जुक से मिलकर बना होता है, अर्थात 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना, 1 स्ट्रैंड अनदर स्ट्रैंड। इस प्रकार से 2 स्ट्रैंडों से मिलकर के डीएनए बना हुआ है। डीएनए की दोनों चेन एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। प्रति समांतर का मतलब क्या हुआ? एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल होती हैं। अगर एक की दिशा 3 प्राइम इंड से 5 प्राइम इंड की ओर देखिए बढ़ती जा रही है, ऐसे दूसरी जो इसकी एंटी पैरेलल रचना है वो 3 प्राइम इंड से 5 प्राइम इंड की तरफ बढ़ती जा रही है। ये कैसे हो रही है, इसको अभी हम अगले जो है समझेंगे। तो देखिए, हम लोग यहां पर देखें इस चीज को। ये आपके पास क्या है? एक शर्करा का अणु है आपके पास।
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन से क्या लगा हुआ, फास्फेट लगा हुआ। एक शर्करा मॉलिक्यूल से, शर्करा मॉलिक्यूल के प्रथम कार्बन से क्या, नाइट्रोजनस क्षार आपके पास लगा हुआ है। और थर्ड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप देखिए लगा हुआ है। और ये 4 कार्बन से 5th कार्बन, यहाँ पर फास्फेट लगा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा आपके पास, ये आपके पास भी क्या है, शर्करा का अणु है। प्रथम कार्बन पर नाइट्रोजन, सेकेंड, थर्ड कार्बन, फोर्थ, और ये 5th कार्बन से लगा हुआ फास्फेट है। तो देखें एक शुगर मॉलिक्यूल्स का थर्ड पोजीशन का OH ग्रुप और दूसरे शुगर मॉलिक्यूल से जो अटैच फास्फेट है, इनके बीच का जो बनने वाला बंध है, ये कौन सा बॉन्ड कहलाता था, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहलाता था। फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहलाता था। तो देखिए ये कहाँ पर बनता है, दो पास पास स्थित न्यूक्लियोटाइड के बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहलाता है। दो पास पास स्थित न्यूक्लियोटाइड के बीच बनने वाला जो बंध है वो फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहलाता है। ये एक श्रृंखला हो गई। तो देखिए एक श्रृंखला आपके पास है जो आप देख रहे हैं, 3 प्राइम इंड से 5th प्राइम इंड की तरफ क्या आपके पास ये बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। थर्ड पर क्या लगा हुआ, फंक्शनल आपके पास ग्रुप लगा हुआ है, 3rd प्राइम इंड से 5th प्राइम इंड की तरफ। अगला देखें आप, सेम एक स्ट्रैंड डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड, ये भी शुगर का एक अणु है। 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd, 4th, 5th कार्बन से क्या लगा हुआ, फास्फेट अणु है। और प्रथम कार्बन से क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस क्षारक लगा हुआ है। तो आइए इस प्रकार से देखें, दूसरा शुगर का मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया इस प्रकार से, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कार्बन से क्या लगा, फास्फेट लगा हुआ है। तो इस शुगर मॉलिक्यूल्स के 3rd पोजीशन से जो OH लगा हुआ है और अगले शुगर मॉलिक्यूल के 5th कार्बन से जो फास्फेट लगा हुआ है, इनके बीच बनने वाला बॉन्ड का कौन सा है, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड ही तो है आपके पास। ये बॉन्ड आपके पास बन गया और 3rd पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है ही है। अब देखिए इसका नाइट्रोजनस क्षार, इसका नाइट्रोजनस क्षार, दोनों आपस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन क्षार का मतलब एडेनिन ले लीजिए, तो यहाँ पर एक थाइमिन ले लेंगे, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से वहां जोड़ देंगे। अगर यहाँ हमने ग्वानिन ले लिया, यहाँ साइटोसिन ले लिया, तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे, वो बात की बात आएगी। तो एक स्ट्रैंड आप देख रहे हैं 3 प्राइम इंड से ये 5th प्राइम इंड की तरफ बढ़ रही है। 3 प्राइम इंड से 5 प्राइम इंड की तरफ एक स्ट्रैंड जा रही है, दूसरी स्ट्रैंड क्या हो गई, 3 प्राइम इंड से 5th प्राइम की ओर जा रही है। इसलिए क्या हो गया, ये दोनों क्या एंटी पैरेलल आपको एक दूसरे के दिख रहे हैं। ये न्यूक्लियोटाइड की मेन डीएनए की स्ट्रैंड की जो संरचना है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखिए अगला पॉइंट ध्यान दें, तो 3rd पॉइंट जो आ रहा है कि बोथ चेन आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब यह हुआ प्यूरिन बेस हमेशा पाइरिमिडीन से जुड़ता है। जैसे ए है, ए टी से देखिए आपके पास जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ऐसे ग्वानिन है, ए साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। इस साइड वाले क्या है, ये प्यूरिन्स है, ये जो है पाइरिमिडीन्स है, और ये क्या है, प्यूरिन्स है। एजी हमेशा क्या है, प्यूरिन्स हैं, और ये क्या है, पाइरिमिडीन्स हैं। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये इनके साथ अटैच होता है, ये पॉइंट कहा गया। अब बात करें आगे, देखिए जीसी में 3 हाइड्रोजन चूंकि बॉन्ड लगे हुए हैं, आपको 3 मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। जहां पर जिन जीवों में कह सकते हैं ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट ज्यादा है, वहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, अर्थात वह जीव हाई टेम्परेचर में टॉलरेट करने की ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यूकैरियोट में जो डीएनए होता है वो ए और टी टाइप का डीएनए पाया जाता है, अर्थात ए और टी का जो कंसंट्रेशन है वो हाई रहता है, किसकी तुलना में, जीसी की तुलना में। जबकि प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं
वहां पर क्या होता है, जीसी टाइप का डीएनए। जीसी टाइप के डीएनए का मतलब क्या हुआ कि एडेनिन और थाइमिन की तुलना में ग्वानिन और साइटोसिन की कंसंट्रेशन अधिक पाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीव में जो डीएनए है वो कैसा है, जीसी टाइप का डीएनए आपके पास है। जबकि वाटसन और क्रिक देखें, वाटसन व क्रिक के डीएनए को हम बी डीएनए बोलते हैं, बी डीएनए कहते हैं, क्योंकि ये सबसे क्या है, स्टेबल फॉर्म का डीएनए है। जो वाटसन क्रिक ने डीएनए के बारे में बताया वो बी टाइप का डीएनए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि जिन जीवों में जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा वो क्या हो गया, हाई टेम्परेचर टॉलरेंट कर लेते हैं एज कंपेयर टू देखिए यूकैरियोट की तुलना में प्रोकैरियोट, क्योंकि यहाँ पर जीसी टाइप का डीएनए उपस्थित है। देखिए अगला पॉइंट हम बात कर रहे हैं, डीएनए हमारा कैसा है, राइट हैंडेड, अर्थात कॉइलिंग की दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा हुआ है। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास जो ये डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे पड़ा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या, माइनर ग्रुप कहलाता है, ये भी माइनर ग्रुप, ये आपके पास मेजर ग्रुप आपके पास कहलाता है। तो देखिए लेंथ ऑफ वन हेलिकल टर्न, एक हेलिकल टर्न में डीएनए की लंबाई अगर हम देखें कहाँ से, मतलब माइनर ग्रुप से लेकर माइनर ग्रुप तक 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ऐसे बात करें एक हेलिकल टर्न में नाइट्रोजन क्षार युग्मकों की संख्या तो कुल 10 बेस पेयर होते हैं। अगर इसमें हम बात करें एक नाइट्रोजन क्षार 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9, तो ऐसे बात आएगी 10 बेस पेयर होती है। अगर दो नाइट्रोजन क्षारक युग्मों के बीच की दूरी बात किया जाए, जब 10 है और इसकी दूरी कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम है, तो बटे 10 करेंगे तो आ जाएगा 3.4, अर्थात दो नाइट्रोजन क्षारक युग्मकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम बनकर आई। अब हम बात करें डायामीटर की, अगर डायामीटर ऑफ द डीएनए का देखा जाए तो एक फास्फेट से दूसरे फास्फेट मॉलिक्यूल के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 20 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। ऐसे अगर बात किया जाए एक सुगर से दूसरे सुगर अणु के बीच की दूरी तो 11.1 एंगस्ट्रॉम के बीच में आएगी। अगर एक सुगर के अणु से दूसरे सुगर अणु के बीच की दूरी की बात करें तो 11.1 एंगस्ट्रॉम आएगी। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि सुगर डिस्टेंस बिटवीन द टू सुगर मॉलिक्यूल्स, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 11.1 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार से एक सुगर से दूसरे सुगर के अणु के बीच की दूरी जो आई बनकर के वो 11.1 एंगस्ट्रॉम बनकर के आई। तो इस प्रकार से आपने पार्ट 2 देखा किसका, डीएनए या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। आशा और विश्वास है कि ये इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि देखिए इसमें आपने कक्षा 11 में डीएनए का रिप्लिकेशन पढ़ा है, उसी चीज़ को मैंने पढ़ाया है, कुछ नया चीज़ इसमें नहीं बताई गई है। 11th क्लास में जो पढ़ा है आपने वही 12th क्लास का डीएनए का रिप्लिकेशन या डीएनए के बारे में चीज़ बताई गई है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।